एक्सपेरिमेंट में रदरफोर्ड ने क्या किया, एक गोल्ड फाइल ली। उस गोल्ड फाइल को जिंक सल्फाइड के लेयर से सराउंड किया, कोट किया। उस गोल्ड फाइल लेयर को जब इसने जिंक सल्फाइड के लेयर से कोट किया और उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करवाई। अब अल्फा पार्टिकल्स जो हमें मिलते हैं वो पोलोनियम या रेडियम, रेडियोएक्टिव एलिमेंट से मिलते हैं। उसको इसने एक लेड ब्लॉक, एक लेड का बॉक्स बना हुआ था, उसके अंदर रखा। गोल्ड फॉयल जिसकी थिकनेस थी 0.00004 सेंटीमीटर, उसको कोट किया गया जिंक सल्फाइड की लेयर से और उसके ऊपर जो पार्टिकल्स फॉल करवाए गए वो अल्फा पार्टिकल्स थे और वो हमें कहां से मिले, पोलोनियम या रेडियम रेडियोएक्टिव एलिमेंट से। और उनको रखा गया एक लेड ब्लॉक में जिसकी एक स्लिट थी, जहां से एक थोड़ा सा हिस्सा खाली किया गया जहां से अल्फा पार्टिकल्स सीधे सीधे गोल्ड फॉयल के ऊपर फॉल कर रहे थे। अब इसने ऑब्जर्व क्या किया, इसने ऑब्जर्व ये किया कि ज्यादा से ज्यादा अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो गोल्ड फॉयल से इजीली पास आउट हो रहे थे। और इसको ये पता तब चल रहा था जब वो जिंक सल्फाइड के लेयर से जब कोलाइड कर रहे थे, स्ट्राइक कर रहे थे, तो वहां पर उसकी शाइनिंग शो हो रही थी, फ्लैश ऑफ लाइट शो हो रहा था। लेकिन कुछ जो थे वो बाउंस बैक हो रहे थे। अबाउट 20,000 पार्टिकल्स में से एक जो पार्टिकल था वो मैक्सिमम एंगल पे डिफ्लेक्ट हो रहा था, जबकि 8,000 पार्टिकल्स में एक जो डिफ्लेक्ट हो रहा था वो 90 से लेकर 120 एंगल के दरमियान था। जैसे कि नीचे भी हमने गोल्ड फाइल से रिलेटेड कोई एक एटम बनाया है। यहाँ पर जैसे कि गोल्ड फाइल जो हमने ली है तो उसके अंदर बहुत सारे एटम्स होंगे, तो यहाँ पर हमने छोटी सी स्ट्रक्चर्स बनाई है एटम्स की। उसके अंदर जो ब्लैक स्पॉट दिया हुआ है वो एक न्यूक्लियस को शो कर रहा है। जब ये पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स पास आउट हो रहे हैं, जब वो खाली स्पेस जो एटम का है वहां से जब पास आउट हो रहे हैं तो इजीली पास आउट हो रहे हैं, वहां पर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हो रही। जबकि सेकंड इस एटम की स्ट्रक्चर को देखेंगे तो यहाँ पर जैसे ही अल्फा पार्टिकल कोलाइड कर रहा है तो वो डिफरेंट एंगल पर बाउंस बैक हो रहा है। थर्ड में डिफ्लेक्शन नहीं है, फोर्थ में सीधा सीधा डिफ्लेक्ट हो रहा है। तो इसी तरह हमें यह पता चल रहा है कि जब अल्फा पार्टिकल्स इस गोल्ड फाइल से पास आउट हो रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल्स पास आउट हो रहे हैं और कुछ बाउंस बैक हो रहे हैं। तो इस रदरफोर्ड ने कंक्लूजन क्या निकाली, इसने ये कहा कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो इस गोल्ड फॉइल के पार्ट से इजीली पास आउट हो रहे हैं। तो इसमें से ये इसको पता चला कि इसका मतलब ये हुआ कि एटम का ज्यादातर पार्ट या ज्यादातर वॉल्यूम जो है वो खाली है, तो इस वजह से डिफ्लेक्शन नहीं हो रही। और जो पार्टिकल जब सेंटर के साथ, अल्फा पार्टिकल्स जब सेंटर के साथ कोलाइड हो रहे हैं, स्ट्राइक हो रहे हैं, तो बाउंस्ड बैक हो रहे हैं। तो इसने कहा कि जो एटम का सेंट्रल पार्ट है वो मोर कंसंट्रेटेड है, मोर हैवियर है, मोर पॉपुलेटेड है, जहां पर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मौजूद है। न्यूट्रॉन न्यूट्रल है और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए इस कंसंट्रेटेड या सेंट्रल पार्ट पर पॉजिटिव चार्ज है। और अल्फा पार्टिकल्स भी खुद डबल पॉजिटिव चार्जेस हो, सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, या यहाँ पर जो मोर पॉपुलेटेड एरिया सेंट्रल पार्ट है वहां से डिफ्लेक्शन हो रही है। और इसमें डिफ्लेक्शन हमें मिनिमम इसलिए मिल रही है क्योंकि एटम का जो न्यूक्लियस है उसका डायामीटर तकरीबन 10 टू द पावर -14 मीटर है। तो ये बहुत मिनिमम साइज है, इस वजह से डिफ्लेक्शन हमें कम से कम मिल रही है। जैसे कि हम पीछे थोड़ा डिस्कस कर चुके हैं कि 20,000 में से एक डिफ्लेक्ट हो रहा है, 8,000 में से एक डिफ्लेक्ट हो रहा है डिफरेंट एंगल्स पे। तो यहाँ से ये हमें पता चल गया कि न्यूक्लियस जो है एटम का, उसका जो डायामीटर वो स्मॉलेस्ट है 10 टू द पावर -14। और इसके न्यूक्लियस पर सेंट्रल पार्ट पर पॉजिटिव चार्ज है और एटम के दो पार्ट्स हैं, एक को हम न्यूक्लियस कह रहे हैं, दूसरे को एक्स्ट्रा न्यूक्लियस कह रहे हैं। न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स हैं, जबकि एक्स्ट्रा न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब हम डिस्कस करेंगे रदरफोर्ड ने जो पोस्टुलेट्स दिए थे उन पर। पहली पॉइंट जो पोस्टुलेट है रदरफोर्ड का उसमें है कि एटम जो है उसके दो पार्ट्स होते हैं। जैसा कि हम इस डायग्राम को देखेंगे तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि एटम के दो पार्ट्स हैं। जो सेंट्रल पार्ट है उसको आप न्यूक्लियस कहते हैं, जिसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल होते हैं, बाकी रह गए प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स पर पॉजिटिव, इस वजह से न्यूक्लियस के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आ गई। और एक्स्ट्रा न्यूक्लियस जिसमें शेल्स पाए जाते हैं, सर्कुलर पाथ्स पाए जाते हैं, जिनको हम शेल्स कहते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, तो एक्स्ट्रा न्यूक्लियस जो है उस पर नेगेटिव चार्ज होती है। इसमें एटम का जो ज्यादा पॉपुलेटेड एरिया है वो है सेंट्रल पार्ट, जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है।
जबकि एक्स्ट्रा न्यूक्लियस जो है वो एटम का ऐसा पार्ट है जो ज्यादातर खाली समझा जाता है अकॉर्डिंग टू द रदरफोर्ड। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमते हैं तो ये एक फोर्स अप्लाई करते हैं बाहर वाली तरफ, जिसको आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ फोर्स अप्लाई करते हैं, जबकि न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स हैं, जिनको हम न्यूक्लियर चार्ज भी कहते हैं या प्रोटॉन्स की अट्रैक्शन कहते हैं या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स को अंदर की तरफ खींचते हैं। तो इसी वजह से जब बाहर वाली फोर्स और अंदर वाली फोर्स बराबर हो जाती है तो इलेक्ट्रॉन इन सर्कुलर पाथ्स में मूव करते रहते हैं। When electron revolves around the nucleus, they emit energy continuously। और इसमें जब इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमते हैं तो ये एनर्जी कंटिन्यूअसली एमिट आउट करते हैं। तो these were the postulates of the Rutherford। इन assumptions की बिहाफ पे इसने एक एक्सप्रेशन ड्राइव की। उस एक्सप्रेशंस की मदद से डिफ्लेक्टेड पार्टिकल्स की पर्टिकुलर एंगल हम डिटरमाइन कर सकते हैं। इन assumptions को चार्विक ने वेरीफाई किया और इन assumptions को इसने वैलिड पाया। इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज यह है कि जो पॉजिटिव चार्जेस का मास था वो तकरीबन एटॉमिक मास का हाफ कंसीडर किया जाता है या समझा जाता है। इन द लास्ट हम रदरफोर्ड की वीकनेसेस, जिनको डिसएडवांटेजेस या ड्रॉबैक से कह सकते हैं, इन पर डिस्कस करते हैं। जैसा कि रदरफोर्ड ने कहा था कि जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द सर्कुलर पाथ्स में रिवॉल्व करता है तो कंटिन्यूस एनर्जी इमिट करता है। क्लासिकल मैकेनिक्स के बिहाफ पे उन्होंने कहा कि अगर कोई भी एक्सेलरेटेड पार्टिकल कंटिन्यूस एनर्जी इमिट करेगा तो वो अपने हायर शेल से लोअर शेल की तरफ शिफ्ट होता जाएगा और फाइनली न्यूक्लियस में जाके गिर जाएगा और इस वजह से एटम जो है वो अनस्टेबल हो जाएगा। दूसरी पॉइंट ये है कि अगर इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूस एनर्जी इमिट कर रहा है तो उसे कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम देना चाहिए।